अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम CSS के पास पेपर्स के 5 एसेस की कंप्लीट आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास ऐसे होगा वो है एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। जो सेकंड ऐसे होगा व्हाट आर हर्डल्स इन आवर वे टू बिकम अ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट। थर्ड वन होगा द इमेज ऑफ इस्लाम इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुस्लिम उम्मा। फोर्थ वन होगा ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया। फिफ्थ वन होगा हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमिडीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसमें सबसे पहले आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ एंड हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफर आवर वर्ल्ड। इट हैज़ मैनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फॉर सोसाइटी। अब हम देखेंगे इस इशू को हम एक्सटेंड कैसे करेंगे टॉपिक को। एमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इट प्लेड रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इट इज़ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। इट हेल्प्स इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड। इट इज़ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्टेट। इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। आगे जो हमारे पास इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स। इट प्रोवाइड अस बेटर फैसिलिटीज़ टू अर्न मनी। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम। ये आप एंड पे कंप्लीट पेज की देख लें। जो नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट कनेक्ट्स आवर फ्रेंड एंड फैमिली। इट कनेक्ट्स अस विद द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इट ब्रिंग्स अवेयरनेस अमंग पीपल। इट हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। इट इज़ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोइंग ट्रेंड्स। आगे प्रॉब्लम्स क्या हैं सोशल मीडिया की? It has weakened our family bonding. It has great impact on morality. Our health is adverse. It is increasing intolerance in people. It decreases our reading habit. It exposed to extremism and terrorism. It spread vulgarity in society. It spread fake news and propaganda. Privacy is insecure. It imposes Western culture. It increases fraud and harassment. ये कंप्लीट पेज के आपके पास आ गई, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रेमिडीज़ क्या है? वी शुड ट्राई टू रिड्यूस इट्स यूज़। पेरेंट्स शुड कीप विजिलेंस ऑन देयर चिल्ड्रन। वी इंक्रीज टू our sports. We need to make laws and policies. There is need of functional regulatory authority to curb the activity of terrorists. Owner of social media should work to curb the fake news. थैंक यू। ये फर्स्ट ऐसे हो गया है, तो आप दोस्तों में से जिसको भी ये कंप्लीट ऐसे चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दें। अब नेक्स्ट ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। What are hurdles in our way to become a truly independent state? आउटलाइन इसकी क्या है? थीसिस स्टेटमेंट। Pakistan is an independent state, but we are entrenched in domestic and international issues. These issues are challenging our sovereignty and autonomy. आगे extent of issue इसकी क्या है कि Pakistan is an independent state but could not enjoy its true independence. Pakistan pseudo-independent state. It is under control of foreigners. Pakistan has become negotiated state. There is a weak writ of state. It has become a client state. Economy emergency is prevailing. Our institutions are controlled by IMF. New imperialism is imposed on Pakistan. We are theoretically free, but in practice we are dependent. Foreigners are intervened in our politics and affairs. War or terror and Balakot operation challenge our sovereignty. Hurdles in the way of true independent state. कि क्या हर्डल्स हैं जो हमें एक ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनने दे रही। इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ वर्स। बैड गवर्नेंस इज़ बिग इशू। फ्यूडलिज्म एंड किनशिप इज़ ग्रेट इल। देयर इज़ लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। वीक रूल ऑफ लॉ है। करप्शन है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। फैमिली पॉलिटिक्स है। वीक सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाटर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान है। पुलिस ऑफ USA डू मोर हैज़ चैलेंज इट्स सोवरेनिटी। पुअर रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड federating units, vice role of Pakistan institutions, world institutions. The issue of Kashmir is born of between Kashmir and Pakistan, between Pakistan and India. The next point is the fascist ideology of Indian government and interference of Afghanistan. Foreign debts are challenging our sovereignty. इसके remedies क्या है? We need to make progress in economic field. There is need of tax collection revolution. Good governance in need of war. We should not compromise on our sovereignty at any cost. Next time we need to educate youth. We need to impose relation
with our neighbors. Pakistan need to address its domestic issues on priority basis. State should maintain its writ at every corner of territory. The concept of separation of power and check and balance system is necessary. We need to make strong our civilian institution. We need to implement true democratic culture. Feudalism and family politics need to be ended. National action plan needs implementation in its true spirit and letter. One education system to address our national integration problem. We need to implement madrasa reforms. We need to ban non-state actors activities. फाइनली इसका कंक्लूजन होगा. जो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे है वो द इमेज ऑफ इस्लाम इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुस्लिम्स उम्मा. इसमें थीसिस स्टेटमेंट क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड थॉट इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म एंड वार. Islamophobia, the fear of Islam, is their misperception about Islam. The Muslim Ummah need to promote true spirit of Islam as a religion of peace and love. अब हम देखते हैं इस टॉपिक को एक्सटेंड कैसे करेंगे. Islamophobia is increasing day by day in Western world. Western media is played biased role. The book of Samuel P. Huntington, Clash of Civilization, generated a feeling of marginalization and of Cold War and its impacts on West. इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ फेयर एंड एक्सट्रीमिज़म, ये वेस्ट का ख्याल है. 9/11 एंड वार और टेरर, ये आप एक कंप्लीट एक बार पेज की पिक देख लें. और मुस्लिम उम्मा कुड नॉट प्रमोट इस्लाम एज अ पीस रिलीजन इन करंट सिनेरियो. मनी इज़ रिलीजन, के सब कुछ मनी है, लोग इकॉनमी के लिए मज़हब को पीछे छोड़ दिया है. मुस्लिम्स आर लैगिंग बिहाइंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. The struggle to get freedom is considered as act of terrorism. कोई मुसलमान की स्ट्रगल है कश्मीरी और फ़लस्तीनी को तो उनको दहशतगर्द कहा जाता है. वेस्टर्न वांटेड टू रिवेंज ऑफ क्रूसेड्स एंड मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म. जो ईसाई हैं वो मुसलमानों से क्रूसेड्स की जो जंगें हुई थी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जीती हैं, वो उनसे उसका रिवेंज लेना चाहते हैं. प्रोपेगेंडा मशीनरी ऑफ इंडिया एंड ज्यूज़ अगेंस्ट इस्लाम. नो वर्ल्ड रिलीजन हैज़ रिलेशन विद टेरर. एक्चुअली रियलिटी में कोई मज़हब भी दहशत गर्दी की तबलीग नहीं करता, तो ये एक मिस परसेप्शन है. अब इसके हम काजेज़ को देखते हैं. काजेज़ क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक इट सेल्फ आ सुपर पावर, कि मगरब खुद को सुपर पावर समझता है. दे कंसिडर्स देयर सिविलाइजेशन इज़ अ सुपीरियर. They have no knowledge about Islam, the rule of book of class of civilization. After fall of USSR, Western have no enemy. USSR के fall के बाद वेस्टर्न के बाद जो एनिमी कोई नहीं था, तो उसने इस्लाम को अपना दुश्मन समझ लिया. The incident of 9/11 and वार और टेरर, तो इसके बाद वो इस्लाम के दुश्मन बन गए. अब जो हमारे पास नेक्स्ट काजेज़ हैं वो क्या हैं? War on terror is fought against terrorism. Media showed the war on terror against Islam. It induced a feeling of Islamophobia. Islam is against the freedom, liberalism, and freedom of movement. They thought Islam denies the woman rights. It is strict. कि इसके कागज़ क्या मगरब समझता कि इस्लाम औरतों को आज़ादी नहीं देता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं करता, ये जो इस वक्त जो उम्मा की सिचुएशन है वो माइजरेबल है. ये भी एक काज है. नेक्स्ट काज जो हमारे पास है कि यूनिटी नहीं है मुस्लिम उम्मा में, कि हमारी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो हमें इंस्टिगेट किया है कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, उससे हमारी आपस में जो यूनिटी है वो चैलेंज हुई है. दे कुड नॉट नो अबाउट अटैचमेंट ऑफ मुस्लिम उम्मा टू देयर रिलीजन. जो वेस्ट है वो मुसलमानों की इस्लाम के साथ अटैचमेंट को नहीं समझता. आप देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुस्लिम उम्मा क्या है. दे शुड प्रमोट इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस एंड लव. सेकंड पॉइंट है दे वुड प्रूव इस्लामोफोबिया इज़ अ वेस्टर्न प्रोपोगेंडा. थर्ड होगा द मुस्लिम उम्मा नीड्स यूनिटी एंड कॉपरेशन. दे शुड बैन ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स. OIC और अदर इंस्टीट्यूशन को एक अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है. ऑल मुस्लिम लीडर्स शुड गैदर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया. सेकंड पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट है इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस. नो रिलीजन हैव रिलेशन विद टेरर. Muslim scholars need to work and research on Islam and West. They need a new interpretation of Islam. कि इज्तिहाद करने की ज़रूरत है. मीडिया को किरदार अदा करने की ज़रूरत है. UN should be played a unbiased role. सेक्टेरियनिज़म एक्सट्रीमिज़म को एंड करने की ज़रूरत है. There is need to bring reforms and modernization. Ummah must be strong in every field of life. Their domestic government should be strong and sovereign. वेस्ट नीड टू एजुकेट अबाउट इस्लाम, कि वेस्ट को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भैया आप इस्लाम को गलत समझ रहे हो.
आप अपने मीडिया की बात मान रहे हो, इस्लाम को पढ़ो तो सही, पहले जान लो फिर इसके बारे में बात करो। जो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे है वो ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमन इक्वालिटी इज़ नॉट अ यूटोपिया, इट इज़ आइडियल दैट मैन हैज़ सीकिंग सिंस generations. Equality does not mean that all human beings are thinking in same way. Equality mean rights and responsibilities. अब extent of issue हम कैसे करेंगे? No two human beings are equal. Second point है every individual is different from other one. Equality here means equality in rights and responsibilities. Everyone is equal before law. Constitution ensure fundamental rights. Everyone enjoys equal opportunities. Liberal economy provides equal facilities. Government is responsible in social and political rights. Every citizen is responsible for his acts and responsibilities. One citizen cannot violate the rights of others. एक की जिम्मेदारी है, दूसरे का वो हक है. नेशनल एंड इंटरनेशनल इंश्योर ह्यूमन राइट्स. अब देखते हैं कि हर्डल्स क्या हैं जो ह्यूमन इक्वालिटी को होने नहीं दे रही. सबसे पहले कैपिटलिज्म सिस्टम है जिसने हैव्स और हैव नॉट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया है. आगे न्यू इम्पीरियलिज्म इज़ आल्सो हैम्पर्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं IMF वगैरह, तो वो न्यू इम्पीरियलिज्म है, इन्होंने जो डोमेस्टिक सिस्टम है इसको कंट्रोल में कर लिया है. डेवलप कंट्रीज़ एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. देयर इज़ नो इक्वालिटी in any distribution of resources. Foreign institutions are playing biased and hegemonic role. Human rights NGOs are playing in hands of world powers. Population is a big barrier in the way of equality. Corrupt civilian governments and establishment do not care about human rights. Again, different culture do not allow equality. Education system most promote difference among citizens. फाइनली हम इसके रेमेडीज़ को देखते हैं. फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म शुड बी एंडेड. फ्यूडलिज्म एंड किनशिप शुड बी अबॉलिश्ड. देयर इज़ नीड टू एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. गुड गवर्नेंस इज डायर नीड ऑफ और. ट्रांसपेरेंसी शुड बी इंश्योर्ड. वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन शुड बिहेव ऑन इक्वालिटी एंड पैरिटी बेसिस. द होल्ड ऑफ UNA शुड बी एंडेड. Power politics should be ended. Fundamental human rights should be secured everyone equally. Exploitation of resources should be ended. Distribution of resources should be on egalitarian basis. There is need to improve role of UN and NGOs. Media can play important role. Gender discrimination should be solved. There is need to increase public-private partnerships. The last point है वो है civil society can play important role. अब जो हमारे पास लास्ट ऐसे है वो हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़. फ्रेंड ये आपको मैं जस्ट आउटलाइंस और थीसिस स्टेटमेंट बता रहा हूँ. आपको जिसको भी कंप्लीट ऐसे चाहिए होगा तो कमेंट कर दे तो उसको मैं वो दे दूँगा. थीसिस स्टेटमेंट क्या है? हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट पर्पस ओरिएंटेड. आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक नीड्स. इट कुड नॉट प्रूव फ्रूटफुल. अब एक्सटेंट ऑफ द टॉपिक क्या है कि हम इसकी डिटेल कैसे लिखेंगे. ओवर हायर एजुकेशन सेक्टर हैज़ फेस द चैलेंज ऑफ पुअर गवर्नेंस. देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स. करप्शन है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सही नहीं है. ये रिसर्च के फील्ड में फ्लोरिश नहीं कर सका. ये हमारी प्रेजेंट डिमांड्स को पूरी नहीं कर रहा. हमारी यूथ को में स्किल को डेवलप नहीं कर रहा. और जो हमारे मेथड ऑफ लर्निंग है वो रट्टा है हमारे. और ये सिस्टम हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं ले जा पा रहा. इट कुड नॉट इक्विप यूथ विद मॉडर्न सर्च. देयर इज़ गवर्नर इश्यूज़ हैं. आप देखते हैं इल्स क्या इन हायर एजुकेशन सेक्टर. सबसे पहले जो मसला है वो गुड गवर्नेंस का मसला है. फिर हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं. फिर फंड्स नहीं हैं. और हमारी प्रायोरिटीज़ में ये शामिल नहीं है. करप्शन है. जॉब्स हमारी मेरिट पे नहीं दी जाती. फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है. वो हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन का नहीं पता कि इंग्लिश पढ़नी है या उर्दू पढ़नी है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जॉब्स के हवाले से. पॉवर्टी है, लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाते. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं. अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी डिमांड को मीट नहीं कर रहे. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र से एक वैलिड सिस्टम नहीं है. सिविल सोसाइटी कोऑपरेटिंग नहीं है. इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. जो नेक्स्ट इशू है वो हमारे पास है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हैं. यूनिवर्सिटी के पास लैब और लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है. स्टूडेंट के पास टीचर और स्टूडेंट की रेशो ज़्यादा है. हर 45 स्टूडेंट्स के एक टीचर अवेलेबल है. कैपेसिटी ऑफ इनरोलमेंट ज़्यादा नहीं है कि कम बच्चे ही ले सकते हैं, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अब हम रेमेडीज़ को देखते हैं कि हमें जो कोऑपरेशन होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान.
हमें जो गवर्नेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कि हमें एक फंड्स में हैंडसम अमाउंट देने की ज़रूरत है। वी नीड टू ब्रिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। वी नीड टू डेवलप स्किल इन आवर यूथ, यूथ को स्किल देने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारी जो फॉरेन रिसर्च या जो टीचर्स हैं उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाएं और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करें। और हमारा एजुकेशन सिस्टम को यूनिफाइड होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट्स में है शामिल वो है ये कि वो नीड टू ट्रांसलेट फॉरेन रिसर्च इनटू लोकल लैंग्वेज। हमें फॉरेन मॉडर्न रिसर्च को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। हमें टैलेंटेड और क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए जो मेरिट पे आए। पुअर स्टूडेंट के कैश थ्रू प्रोग्राम देने चाहिए। एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम मज़ीद देने की ज़रूरत है। फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान एक रिलेशन होना चाहिए ताकि वो एजुकेशन के मैदान में कोहिरेंस उनमें हो। फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटीज़ होनी चाहिए जो टीचर की प्रेजेंस को शो करें, जो स्टाफ की सैलरीज़ को करें, जो वहाँ पे कमेटीज़ बने, स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस को सुने। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।